गवर्नर एवं गवर्नर जनरल या वायसराय। ये आधुनिक भारत की सीरीज चल रही है। शुरुआत करते हैं लॉर्ड क्लाइव। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। रॉबर्ट क्लाइव जो है, इसका प्रथम जो कार्यकाल रहा 1757 से 60 तक और द्वितीय कार्यकाल रहा 65 से 67 तक। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। 1765 में अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की। मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार 1765 में कंपनी को दे दिया। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। 1766 में इसने घोषणा की कि दोबारा भत्ता उन सेना अधिकारियों को दिया जाएगा जो बंगाल बिहार सीमा क्षेत्र के बाहर सेवा दे रहे हैं। इसके बाद आए वारेन हेस्टिंग, जिनका कार्यकाल 1785 से 1772 से 85 तक। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में क्लाइव के द्वैध शासन को समाप्त किया और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी। साथ ही इलाहाबाद, कड़ा जिलों को मुगल बादशाह से लेकर 50 लाख रुपए में अवध के नवाब सिराजुद्दौला को बेच दिया। ये सब अवध के नवाब के साथ 1773 की बनारस की संधि के बाद हुआ था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में कलकत्ता के सभी लोग आते थे। कलकत्ता के बाहर के विवादों का निपटारा यह अदालत तभी तय करती थी जब इसके लिए दोनों पक्ष सहमत थे। कलकत्ता में एक सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध तथा सालबाई की संधि जो 1782 में हुई थी, इसी के शासनकाल में संपन्न हुई। 1781 में हेस्टिंग ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए एक मदरसे की स्थापना की। इसके ही समय में 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई। इसी के समय 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट है लॉर्ड क्लाइव। इसका शासनकाल रहा 1786 से 93 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल रहा 1786 से 93 तक। कॉर्नवालिस ने कानून की विशेषता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड यानी कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्कीकरण सिद्धांत पर आधारित थी। कॉर्नवालिस सिद्धांत को प्रस्तुत कर कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्ट्रेटों से न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियों को वापस ले लिया। अब उसके पास राजस्व संबंधी अधिकार ही शेष रह गया था। कॉर्नवालिस ने जिला दीवानी संस्कृत न्यायालयों के लिए एक नए पद जिलाधिकारी का सृजन किया, जो सभी दीवानी मामले देखता था। इसने भारतीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया और यूरोपीय अदालतों
की स्थापना की। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। इसने उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बंद कर दी। तृतीय मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 के बीच हुआ था तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 के समय में हुई थी, इसी के शासनकाल में हुई थी। 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली बंगाल बिहार में लागू की। इससे अब जमींदारों को भू राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए पास रखना पड़ता था। इसके बाद जॉन शोर इनका शासनकाल रहा 1793 से 98 के बीच। जॉन शोर 1793 से 98 तक इनका शासनकाल रहा। सर जॉन शोर के समय में ब्रिटिश संसद ने 1793 का चार्टर एक्ट पास किया। ये तटस्थ नीति का पोषक था। यह अपनी हस्तक्षेप नीति के लिए प्रसिद्ध था। इसने केवल अवध के मामले में हस्तक्षेप किया। लॉर्ड वेलेजली इनका शासनकाल रहा 1798 से 1805 तक। लॉर्ड वेलेजली अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुआ। इसकी नीतियों का लक्ष्य भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना करना था। इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्यों में कंपनी एक सहायक सेना रखती थी एवं संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को नियुक्त किया जाता था। हालांकि वेलेजली से पूर्व भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले जो फ्रांसीसी थे ने किया था। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य हैदराबाद के निजाम थे। वेलेजली के समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया और 1799 में टीपू सुल्तान को हारने के पश्चात इसने मैसूर पर कब्जा कर लिया। 1799 में इसने मेहंदी अली नामक दूत को फारस के शाह के दरबार में भेजा। लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की। वेलेजली बंगाल के टाइगर के नाम से प्रसिद्ध था। इसके बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 में। यह इनका दूसरा कार्यकाल था, परंतु 3 माह बाद गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। यहीं उनकी कब्र बनी हुई है। सर जॉर्ज बार्लो इनका कार्यकाल रहा 1805। इसने हस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया। इसी के समय में होलकरों के साथ संधि जो राजपुरा घाट की संधि कहलाती है 1805 में हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय समाप्त हुआ। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1809 में मिंटो ने चार्ल्स मैडकॉक को महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा, जहां अमृतसर की संधि हुई। इसी के समय में चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ। इसी ने बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोह को समाप्त किया। इसके बाद आए लॉर्ड हेस्टिंग इनका कार्यकाल रहा 1813 से 23 तक। इसने हस्तक्षेप नीति का अंत करके भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में गोरखा युद्ध भी लड़ा गया। इसके समय में
पिंडारियों का दमन हुआ। जॉन मेलकॉम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ते की उपाधि दी। इसके समय में पेशवा की संधि 1817 में और सिंधिया के साथ संधि तथा 1818 में होलकर के साथ मंदसौर की संधि हुई। इसके शासनकाल में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में प्रारंभ हुई, जबकि गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा ये हुई। लॉर्ड एमहर्ट, इनका शासनकाल रहा 1823 से 28 तक। इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 और 26 लड़ा गया, जिसमें बर्मी सेना पराजित हुई। 1826 में दोनों के मध्य यानडुगु की संधि हुई। इससे कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों का विस्तार हुआ। इसके साथ में 1824 में बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ, जिसका कारण था भारतीय सैनिकों द्वारा बर्मा जाकर युद्ध करने से इनकार करना, क्योंकि समुद्र पार करना उनके धर्म के विरुद्ध था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनका शासनकाल रहा 1828 से 35 तक। विलियम कैवेंडिश बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर बने। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय न्यायालयों तथा दौरा न्यायालयों को इसने समाप्त कर दिया। इनके स्थान पर संभागीय आयुक्त नियुक्त किए गए। इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों की स्थापना की गई। बेंटिंग ने तत्कालीन भारत में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सती प्रथा की समाप्ति इनका प्रशंसनीय कार्य था। बेंटिंग ने सती प्रथा की समाप्ति हेतु बनाए गए कानून की धारा 17 को दिसंबर 1829 में लागू कर विधवाओं के जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके समय में ठगी प्रथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गई थी। इसी समाप्ति के लिए बेंटिंग ने कार्न स्लीमन तथा स्थानीय रियायतों की मदद से 1830 तक ठगी प्रथा का अंत कर दिया। 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा बेंटिंग को बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1835 में मैकाले के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया और शिक्षा का माध्यम उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी निश्चित हुई। सर चार्ल्स मेटकॉफ, इनका शासनकाल रहा 1835 से 36 तक। इसे समाचार पत्रों की मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आए लॉर्ड ऑकलैंड, जिनका शासनकाल रहा 1836 से 42 तक। इनके काल की प्रमुख घटना थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो 1838 से 42 के मध्य लड़ा गया। ऑकलैंड ने भारत के विभिन्न स्कूलों में अनेक छात्रवृत्तियां प्रदान की। इसने सभी प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम उस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा रखी। 1839 में इसने मांडवी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 1839 में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शुरू करवाया। लॉर्ड एलनबरो, इनका शासनकाल रहा 1842 से 44 तक। इनके काल में 1842 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। इसके समय की महत्वपूर्ण उपलब्धि सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय, जो 1843 में हुआ था। लॉर्ड हॉर्डिंग, इनका शासनकाल रहा 1844 से 48 तक।
भारत में इनका कार्यकाल मुख्यतः प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 और 46 के मध्य हुआ था के लिए स्मरणीय है। इसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और लाहौर पर अधिकार कर लिया। हार्डिंग द्वारा खोड़ जनजाति द्वारा नर बलि देने की कुप्रथा का दमन किया गया, जो एक महान उपलब्धि थी। इसने सती प्रथा के प्रचलन पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 और 49 में लड़ा गया था तथा 1849 में पंजाब का ब्रिटिश राज में विलय लॉर्ड डलहौजी की प्रथम सफलता थी। इस युद्ध के विषय में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि सिखों ने युद्ध मांगा है, यह युद्ध प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। इसके समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1892 में लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों ने बर्मियों को पराजित कर लोअर बर्मा और पेंगू पर अधिकार कर लिया। डलहौजी के प्रशासन को उसके व्यवगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अर्थात राज्य हड़प की नीति के कारण अधिक याद किया जाता है। इसने अत्यधिक भारतीय रजवाड़ों को 3 भागों में बांटा। पहला, वे रजवाड़े जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे, ना ही किसी को कर देते थे, वे बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप के गोद ले सकते थे। दूसरा, वे रजवाड़े जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के नियंत्रण में थे परंतु लॉर्ड डलहौजी के समय में अंग्रेज़ों के अधीन थे, उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेज़ों से अनुमति लेना आवश्यक था। ये वे भारतीय रियासतें जो अंग्रेज़ों की बदौलत ही जीवित थीं, इनके गोद लेने का अधिकार नहीं था। इस सिद्धांत द्वारा सर्वप्रथम 1848 में सतारा का विलय किया गया, जो MPPSC 2019 में पूछा गया था। इसके बाद 1849 में जैतपुर, इसके बाद संबलपुर 1850 में 1849 में जैतपुर एवं संबलपुर और 1850 में बगात, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर का विलय कर लिया गया। 1853 में इसने हैदराबाद के निजाम पर धनराशि बकाया होने का आरोप लगाकर उससे बरार छीन लिया। 1856 में अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया तथा यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया यानी भगा दिया। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य सतारा 1848 में, इसके बाद जैतपुर संबलपुर 1849 में, इसके बाद बगात 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, करौली 1855 में और अवध जो कुप्रशासन के आरोप के द्वारा छीन लिया गया 1856 में मिला लिया गया। इसी के समय में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जानी प्रारंभ की गई। रेलवे का विकास इसके प्रयासों का प्रतिफल था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है क्योंकि इसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में 1853 में बम्बई से ठाणे का प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। डाक सुधारों के क्षेत्र में इसने पहली बार भारत में डाक टिकटों का प्रचलन करवाया।
1954 में पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट द्वारा 3 प्रेसिडेंसी में डाकघरों की अच्छी देखरेख के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति की गई। डलहौजी ने पृथक रूप में भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। 1854 में इसने लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी ICS की परीक्षाएं शुरू हुईं। इसके समय में 1855 में संताल विद्रोह हुआ। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग, जिनका शासनकाल रहा 1856 से 62 तक। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। 1857 का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह इसी के समय में हुआ था। भारत का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में तथा बाद में बम्बई में तथा मद्रास में स्थापित हुए। लॉर्ड मेकाले द्वारा प्रस्तावित भारतीय दंड संहिता 1858 में आवश्यक परिवर्तनों के साथ 1861 में लागू कर दी गई। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के साथ में आया। इसमें गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इसी के समय 1858 में भारतीय दंड संहिता तथा 1859 में सिविल दंड संहिता पारित हुआ। कैनिंग ने सैनिक तथा असैनिक व्यय में कमी कर दी तथा नोट यानी रुपए का प्रचलन किया। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय में ही पास हुआ। सार्वजनिक सुधारों के तहत रेल लाइन, सड़कों, नहरों का निर्माण करवाया। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पारित किया, जिसके अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसने भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी बनाया। लॉर्ड एल्विन, इनका शासनकाल रहा 1862 से 63 के मध्य। इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी भावियों के आंदोलन का दमन। इसके समय में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। अठारह सौ 63 में पंजाब में इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉन शोर, इनका शासनकाल 1864 से 69 तक। इसके समय में भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध 1864 में हुआ। इसमें भूटान पराजित हुआ, अंततः दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। 1865 में इसके द्वारा यूरोप के साथ दूर संचार व्यवस्था के लिए भारत व यूरोप बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। लॉर्ड मेयो ने जिसका शासनकाल रहा 1869 से 72 तक। लॉर्ड मेयो ने 1870 में भारत में वित्तीय केंद्रीकरण की शुरुआत की। इसने बजट घाटे को कम किया और आयकर की दर को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। 1871 में भारत में पहली बार जनगणना मेयो के ही समय में शुरू हुआ। यह प्रायोगिक जनगणना थी जो रिपन के काल में 1881 में नियमित रूप से शुरू हुई। इसने बम्बई एवं मद्रास में नमक कर में वृद्धि कर दी। इसके साथ भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। 1872 में मेयो की
अंडमान में एक अफगान द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मेव पहला भारतीय वायसराय था जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान उसके ऑफिस में की गई। लॉर्ड नॉर्थवुड 1872 से 76 तक। इसके समय में 1872 का प्रसिद्ध कूका विद्रोह हुआ। बंगाल और बिहार में भयानक अकाल पड़ा। 1873 में इसने घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना और अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। इसने अफगान के संदर्भ में आश्चर्य की नीति का पालन किया। इसके समय में सुएज नहर खुल जाने के कारण भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार में वृद्धि हुई। इसी के समय 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स यानी किंग्स एडवर्ड सप्तम भारत यात्रा पर आए। इसके बाद लॉर्ड लेटर इनका कार्यकाल रहा 1876 से 80 तक। इसी के समय 1876 से 78 के तक भारत में भीषण अकाल पड़ा। सबसे अधिक प्रभाव मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब तथा मध्य भारत में पड़ा। इसी के समय में 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को एस.एन. बनर्जी ने आकाश से होने वाला वज्र प्रघात कहा। इसी के समय में सिविल सेवा परीक्षा की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, जिसका उद्देश्य भारतीयों को प्रतियोगिता में प्रवेश से रोकना था। इसने कपास पर लगे आयात शुल्क को कम कर दिया। लॉर्ड रिपन ने 1880 से 84 तक शासन किया। इसने ग्लैडस्टोन के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया। इसे ग्लैडस्टोन के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया। 1881 का प्रथम फैक्ट्री एक्ट इसी के समय पारित हुआ। रिपन के सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। यह भारतीयों को स्वायत्त शासन की शिक्षा देना चाहता था, जिससे आगे चलकर ये स्वयं अपने शासन का भार संभाल सकें। चर्चित एल्बर्ट विधेयक 1883 में रिपन के समय प्रस्तुत किया गया। एल्बर्ट बिल पर हुए विवाद के कारण रिपन ने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। इसने नगरों में नगरपालिका का गठन किया। रिपन अपने बारे में कहता था, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, ना कि मेरे शब्दों से। लॉर्ड डफरिन इसका काल रहा 1884 से 88 तक। डफरिन ने किसानों के हितों की रक्षा की और विशेष ध्यान दिया। इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, जो 1885 से 88 में के बीच हुआ था। इसमें बर्मा पराजित हुआ तथा डफरिन ने बर्मा को जीतकर अंग्रेज राज्य में मिला लिया। 1886 में अवध और 87 में पंजाब में टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। 1885 में भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड स्थापित किया गया। इसी के समय में 1885 में ए.ओ. हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। लॉर्ड लैंसडाउन इनका कार्यकाल रहा 1880 से 94 तक। लैंसडाउन ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहता था। इसने मार्टिन डूरंड की अध्यक्षता में एक विशिष्ट मंडल
अफगानिस्तान भेजा, जिनके प्रयास से 1893 में भारत व अफगानिस्तान के बीच एक रेखा निश्चित की गई, जो डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। इसी के समय दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891 में लाया गया, जिसके तहत स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इनका कार्यकाल रहा 1894 से 99 तक। इसी के समय में 1895 से 1858 तक मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भीषण अकाल पड़ा। इसी के समय में 1895 में तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा की गई। 1896 में इसी के समय बम्बई में प्लेग फैला। 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। इसी के समय में 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ। लॉर्ड काइजन, इनका कार्यकाल रहा 1899 से 1905 तक। 1899 से 1900 में अकाल पड़ा, जिसके लिए कर्जन ने सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग स्थापित किया। 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। 1902 में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग गठित किया गया, ताकि प्रत्येक प्रांत में पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल की जा सके। पुलिस विभाग में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID की स्थापना कर्जन के समय में हुई। 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया और 1904 में इसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत कृषकों को थोड़ी ब्याज दर पर उधार मिल सकता था। 1899 में भारतीय टंकन तथा पत्र मुद्रण अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी पौंड भारत में विधिग्राह्य बन गया और इसका मूल्य 15 रुपये निश्चित किया गया। नेक्स्ट है, कर्जन ने किचनर से विवाद होने के कारण ही 1905 में त्यागपत्र दे दिया। कर्जन ने भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। इसने 1905 में भारत लोक सेवा मंडल तथा रेलवे बोर्ड की गठन किया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसका कार्य रहा 1905 से 1910 तक। इसी के समय 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। 1909 में SP सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी में नियुक्त हुए। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिनका कार्यकाल रहा 1910 से 16 तक। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनके शासन में 1911 में बंगाल विभाजन निरस्त कर दिया गया। 1911 में दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द तथा भारत की राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित करने की घोषणा। इसी के समय 1912 में दिल्ली राजधानी बनी और 1915 में इसी के समय गदर आंदोलन का प्रारंभ तथा डिफेंस ऑफ इंडिया अधिनियम पारित हुआ। 1915 में ही गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता का देहांत हो गया। 4 अगस्त 1914 को इसी के समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1916 में हार्डिंग को
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक इसका शासन रहा। 1916 में इसके समय तिलक और एनी बेसेंट द्वारा क्रमशः अप्रैल दिसंबर में होम रूल लीग की स्थापना की गई। उन्नीस सौ 16 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ। इसी के समय 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1917 में ही शिक्षा का फेडरल आयोग की नियुक्ति की गई। इसी के समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1913 का रॉलेट एक्ट इसी के समय हुआ। 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में इसी के समय की गई। 1920 में इसी के समय भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। लॉर्ड रीडिंग जो इनका कार्यकाल रहा 1921 से 26 तक। इसके समय में नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। 1921 में भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर मोगला विद्रोह इसी के समय हुआ। लॉर्ड रीडिंग के समय 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ। रीडिंग के समय में 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना आरंभ किया। 1924 में कानपुर में अखिल भारतीय समुदाय दल का गठन हुआ। 9 अगस्त 1925 का काकोरी डकैत कांड रीडिंग के समय हुआ। इसके बाद लॉर्ड इरविन के जो है शासनकाल रहा 1926 से 31 के बीच। इनके समय 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। लॉर्ड इरविन के समय और 1928 में बम्बई में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए। लॉर्ड वेलिंगटन जिनका शासनकाल रहा 1931 से 36 के बीच। 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में वेलिंगटन के समय में हुआ। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। वेलिंगटन के समय में ही दिसंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1 अगस्त 1933 को गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। भारत सरकार अधिनियम 4 अगस्त 1935 इसी के समय पास किया गया। लॉर्ड लिथगो 1936 से 44 तक इनका जो है शासनकाल रहा। भारत में नियुक्त अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। पहला आम चुनाव 1936 से 37 में हुआ। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 2 प्रांतों में समर्थन से बनाई गई कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 8 अगस्त 1940 को वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 8 अगस्त 1940 को वायसराय द्वारा
अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई 41 में। लेनिन टैगोर के समय 1842 में कृषि मिशन भारत आया। लेनिन टैगोर के समय 1842 में कृषि मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी, अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद लॉर्ड जो बेवेल का कार्यकाल रहा 1944 से 47 तक। 1945 में शिमला समझौता हुआ। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार किया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसके बाद आए लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 से जून 1948 तक इनका कार्यकाल रहा। वायसराय लॉर्ड जो है माउंटबेटन ने जून 3rd प्लान के अनुसार 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की। 7 अगस्त 1947 को संविधान सभा पाकिस्तान ने जिन्ना को अध्यक्ष चुना। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इसके बाद हैं राष्ट्रीय आंदोलन।